हमने चैप्टर 16 स्टार्ट कर दिया था। इस चैप्टर का नाम था पाचन एवं अवशोषण। तो उसमें से हमने पाचन तंत्र ये पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब जितने भी भोजन को पचाया गया है, अब उसको अवशोषित करने का समय आ गया है कि अवशोषित अब कहाँ कहाँ होगा। अब पढ़ेंगे हम टोटली अवशोषण के बारे में कि भाई भोजन कहाँ अवशोषित हो रहा है, पानी कहाँ अवशोषित हो रहा है। ठीक है, अब पढ़ते हैं। अब जो ये अवशोषण है ना, मैं कुछ टर्मिनोलॉजी बोलती हूँ, वो अगर क्लियर हो जाएगी ना तो आपको अवशोषण समझ में आ जाएगा कि अवशोषण किस तरह से होता होगा। ठीक है, मैं कुछ टर्म लिख रही हूँ, वो ध्यान से समझना, अपने आप समझ में आ जाएगा अवशोषण। अगर वो टर्म समझ में नहीं आई तो मुश्किल है फिर। एक होता है सक्रिय परिवहन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो कि ये प्लाज्मा झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है। इसमें से कुछ मॉलिक्यूल्स को, पदार्थ को, अणु को बाहर से अंदर की ओर जाना है, अंदर की ओर जाना है, और कुछ पदार्थ को, मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर जाना है, झिल्ली से आर पार जाना है। तो उसके लिए अगर एटीपी की ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो इस प्रकार के परिवहन को सक्रिय परिवहन कहा जाता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ कि अगर बाहर के मॉलिक्यूल्स को कोशिका झिल्ली, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके इनसाइड अंदर आना है, या फिर अंदर के मॉलिक्यूल्स या पदार्थ को आउटसाइड बाहर जाना है, और उसमें अगर वो एटीपी ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं, तो इस प्रकार के परिवहन को सक्रिय परिवहन कहते हैं। अब मैं दूसरी टर्मिनोलॉजी यूज़ कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। अब मैं लिखती हूँ निष्क्रिय परिवहन। ये फिर से मैं बनाती हूँ प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो भी आप कहना चाहो। अगर बाहर से अणुओं को अंदर जाना है, ओके ठीक है, और अंदर के अणुओं को कोशिका झिल्ली को पार करते हुए बाहर जाना है, और इसमें किसी भी तरीके की ऊर्जा नहीं चाहिए, एकदम आराम से हो रहा है, कुछ जरूरत ही नहीं किसी एनर्जी की, अब अपने आप ही आराम से हो रहा है। तो इस तरीके का परिवहन निष्क्रिय परिवहन कहलाता है। अब लास्ट टर्म एक और, सुसाध्य परिवहन, जिसको इंग्लिश में जाना है, मैंने इंग्लिश में भी वीडियो बनाए हैं, वो आप देख सकते हैं सर्च करके कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट एंड फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। आप सर्च कर सकते हैं इस चीज़ को, आपको मिल जाएंगे इंग्लिश में विथ नोट्स। सुसाध्य परिवहन मतलब कि फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ये क्या था? पैसिव था, बिना ऊर्जा का। मैंने फिर से बना दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब क्या हो रहा है कि बाहर से मॉलिक्यूल्स को अंदर आना है, पर ये नहीं आ पा रहे, तो क्या होगा, यहाँ पर एक प्रोटीन होगा, यहाँ पे एक प्रोटीन होगा, वो प्रोटीन इसको अंदर ले आएगा। इस प्रोटीन के मदद की वजह से ही प्रोटीन बाहर से अंदर आ पाएगा। अगर मान लीजिए अंदर से किसी पदार्थ को, अणु को बाहर जाना है, तो प्लाज्मा झिल्ली पर, कोशिका झिल्ली पर ये प्रोटीन होंगे जो अंदर की चीज़ को बाहर लेके जाएंगे। इनके बिना ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो इस तरह अगर किसी को सुविधा चाहिए, किसी को सहायता चाहिए, फैसिलिटेशन चाहिए कि हाँ हमें इसके थ्रू जाना है,
क्योंकि ऐसे जा ही नहीं पा रहे, इनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इस प्रकार के परिवहन को कहा जाता है सुसाध्य परिवहन। अब अगर ये 3 टर्म 1 2 3, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई है, मतलब आपको अवशोषण आ गया इनडायरेक्टली। क्योंकि इसी ही तरीके से अभी मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का नाम लिया ना, ये मॉलिक्यूल्स कुछ भी हो सकते हैं, ये विटामिन भी हो सकते हैं, ये प्रोटीन भी हो सकते हैं, ये फैट भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, हार्मोन, किसी तरह का ड्रग्स, मेडिसिन, कुछ भी हो सकती है, वाटर तक। वाटर को भी आर पार करने के लिए पोर्स होते हैं, एक्वापोरिन नाम होते हैं उनका, वाटर को आर पार करवाते हैं कोशिका झिल्ली से। तो अब शुरू करते हैं पाचित उत्पादों का अवशोषण। ठीक है, ये जो क्रियाविधि है वो किसके माध्यम से होती है? यह निष्क्रिय, सक्रिय अथवा सुसाध्य परिवहन क्रियाविधि के द्वारा संचालित होती है। ये मैं समझा दिया है, बहुत ही इलेबोरेट। सक्रिय भी समझा दिया है, निष्क्रिय भी समझा दिया और सुसाध्य भी समझा दिया गया है। अब लिखा गया है कि ग्लूकोज, याद रखो, अमीनो अम्ल, क्लोराइड आयन आदि की थोड़ी मात्रा सरल विसरण प्रक्रिया द्वारा रक्त में पहुंच जाती है। देखो, अब विसरण टर्म ये मैंने पता नहीं कितनी बार क्लियर कर दिया है कि विसरण क्या होता है। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जितनी बार आएगा मैं उतनी बार रिपीट करूँगी, ताकि अगर जिसने ये मान लीजिए ये पहला ही वीडियो है, स्टार्टिंग से नहीं देखा हो, तो उसे प्रॉब्लम ना हो समझने में। विसरण, विसरण का मतलब होता है डिफ्यूज़न इंग्लिश में। इसका ये मतलब होता है कि पदार्थ, मॉलिक्यूल, अणु, एटम जो भी है वो अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करता है। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं? ये ग्लूकोज भी हो सकते हैं, ये अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं, ये क्लोरीन भी हो सकते हैं। ये अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन कर सकते हैं और इस क्रियाविधि को कहते हैं विसरण। और ये कहाँ जाएंगे? ये रक्त में जाएंगे। हालांकि ग्लूकोज और अमीनो एसिड जैसे कुछ पदार्थ वाहक प्रोटीन की मदद से, जो सुसाध्य परिवहन से कहा था ना, जिनको प्रोटीन की मदद होती है बाहर से अंदर आने के लिए और अंदर से बाहर जाने के लिए, इनके थ्रू भी होता है। अभी ये जो फ्लो चार्ट है ना, ये मैं पैराग्राफ के एंड में समझा दूंगी। इसको पैराग्राफ को खत्म करने के बाद ये फ्लो चार्ट समझा दूंगी, क्योंकि ये तो आपको याद करना ही है, और जो समझाने की चीज़ें मैं फटाफट समझा देती हूँ वो चीज़। जल का परिवहन परासरणी प्रवणता पर निर्भर करता है। सक्रिय परिवहन साधारणता प्रवणता के विरुद्ध होता है, जिसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये मैं पूरा समझा चुकी हूँ। सक्रिय परिवहन ये मैं पूरा समझा चुकी हूँ, और ये इसके एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि ये वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो ऐसा काम करते हैं। दूसरा, वसा अम्ल और ग्लिसरॉल अविलेय होते हैं। अच्छा ठीक है, इसके कारण रक्त में अवशोषित नहीं हो पाते। ठीक है, सर्वप्रथम वे विलेय सूक्ष्म बूंदों में समाविष्ट होकर आंतरिक म्यूकस में रहते हैं, जिन्हें मिसेल कहते हैं। ये कह रहे हैं कि जो वसा है और जो ग्लिसरॉल है, अच्छा जी, आपने आयंस का बता दिया, जो आयंस नहीं है उनका भी बता दिया, आपने वाटर का भी बता दिया कैसे कैसे जा रहा है, ऑस्मोसिस के थ्रू जा रहा है, परासरण विधि के थ्रू जा रहा है। अब ये कैसे जाएगा? जो ना तो जल में घुलनशील है, कैसे जाएगा? ना प्लाज्मा झिल्ली को, वो जो कोशिका झिल्ली है उसको क्रॉस कर पा रहा है। तो अभी क्या, तो ये बोल रहे हैं कि जो ये वसा अम्ल है और जो ग्लिसरॉल है ना, वो इस प्रकार से एक कण की संरचना बनती है, उसके अंदर समावेश हो जाते हैं और ये पहुंच जाते हैं म्यूकोसा के पास, जो कहाँ है? सबसे इनर लाइनिंग है, सबसे अंदर की लाइनिंग है। इन्हें मिसेल बोलते हैं। ठीक है, ये यहाँ प्रोटीन आश्रित सूक्ष्म वसा गोलिका में पुनः संचरित होकर अंकुरों की लसिका, ये जो होती है ना, ये गोलिका है, ये जो मैंने लसिका है वो अंकुर बनाए थे ना ऐसे, उनमें पहुंच जाएंगी ये। ठीक है, पदार्थों का अवशोषण आहार के विभिन्न भाग, जैसे मुख्य, आमाशय, छोटी आंत व और बड़ी आंत में होता है। जो ऊपर लिखा हुआ है वो समझा दूंगी अच्छे से, परंतु सबसे अधिक अवशोषण छोटी आंत में होता है। सबसे ज्यादा अवशोषण छोटी आंत में होता है। अवशोषण सारांश, अवशोषण स्थल और पदार्थ। अच्छा, ये चलो, ये तालिका जो ये ऊपर बनाई हुई है ना वो पढ़ेंगे अभी। अवशोषित पदार्थ अंत में उत्तकों में पहुंचते हैं, बिल्कुल जहाँ जरूरत है ना वहाँ पहुंच जाएंगे।
और उसका यूज़ होगा जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। पाचक अवशिष्ट मलाशय से कठोर होकर मतलब और जो जो पचा नहीं है, जो वेस्ट है वो मल द्वारा त्याग कर दिया जाता है। तो चलो अब आओ ये तालिका देख लेते हैं। ये तालिका देख लेते हैं जी। इसमें बताया गया है कि पाचन तंत्र के विभिन्न भागों में अवशोषण का सारांश, मतलब कि ये जो भाग है इनमें कहाँ कहाँ किस चीज़ का अवशोषण हो रहा है वो बताया जा रहा है। मुख में कुछ औषधियाँ जो मुख और जीवा की निचली सतह के म्यूकोसा के संपर्क में आती है वे आश्रित करने वाली रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित हो जाती है। अपन मेडिसिन लेते हैं ना जो ओरल से मुंह से, वो इसके बारे में बता रहा है कि वो जीवा के निचली सतह में जो म्यूकोसा होती है ना, देखो सबसे बाहर होती है सीरोसा, फिर मस्कुलरिस, फिर फिर सबसे इंटर साइड जो होती है ना, इनर साइड, वो म्यूकोसा होती है। ठीक है, सीरोसा, मस्कुलरिस और एक और होती है शायद याद नहीं आ रही मुझे भी, और सबसे इनर साइड में होती है म्यूकोसा। हाँ याद आ गई, सीरोसा, मस्कुलरिस, सब म्यूकोसा और म्यूकोसा। अब ठीक है, कुछ औषधियाँ जो मुख और जीवा की, ये लोग क्या होती है यहाँ पे आके जो भी अब्जॉर्ब कर रहे हो, जीवा के जस्ट नीचे ये वाली लेयर मिलेगी और यहाँ पे जाके अवशोषित हो जाएगी। आमाशय में किस किस चीज़ का अवशोषण हो रहा है? आमाशय में अवशोषण हो रहा है जल का और सिंपल शुगर का, अल्कोहल आदि का अवशोषण हो जाता है आमाशय में। देखो अल्कोहल कहाँ अवशोषित हो रहा है? आमाशय में। छोटी आंत में सबसे ज़्यादा, छोटी आंत जो है वो मुख्य अवशोषण अंग है जिसमें किस किस चीज़ का अवशोषण हो जाता है? एटलीस्ट सभी चीज़ों का होता है, ऑलमोस्ट सभी चीज़ों का हो जाता है, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, वसीय अम्ल है, ग्लिसरॉल है, अमीनो अम्ल है, सबका अब्जॉर्प्शन हो जाएगा जो भी आएगा खाने के साथ साथ। बड़ी आंत में जो मेनली है ना वो जल का अवशोषण होता है, या फिर कुछ भी मिनरल्स हो, कुछ भी मेडिसिन हो, उनका अब्जॉर्प्शन हो जाता है। तो ये हो गया आपका ख़त्म। ये जो 4 अंग हैं जो अवशोषण कर रहे हैं उनके बारे में बता दिया गया है, हमने कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दे रखा है कि कुछ विकार है पाचन संबंधी, कुछ विकार है पाचन संबंधी। पहला पीलिया जो जन्मते बच्चों में होता है, इसका एक रीज़न भी है, ब्लड सेल्स की वजह से, आरबीसी की वजह से, उसका अलग केस चलता है। देखो पीलिया क्या होता है, इसमें यकृत प्रभावित होता है। पीलिया में त्वचा और आँख पित्त वर्णकों के जमा होने से पीले रंग की दिखाई देती है। जो यकृत होता है ना, इनसे रस निकलता है, वो बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ठीक है ना। तो ये ज़्यादा होने पे, एक्सेस होने पे क्या होता है कि ये अपना रिजल्ट क्या देते हैं कि ये येलोइश पिगमेंटेशन कर देते हैं बॉडी पे। वॉमिटिंग, मान लो कुछ चीज़ पची नहीं है आपके, तो क्या होगा, उल्टी की तरह वो बाहर आ जाएगी। कोई चीज़ पची नहीं है, अपचित रह गई है किसी कारण की वजह से, तो क्या होगा, उल्टी के साथ बाहर आ जाएगी वो चीज़। मतलब ये भी पाचन संबंधी विकार है कि कुछ खा रहे हो और सूट नहीं करा तो उल्टी कर दी। फिर है पाचन संबंधी डायरिया। डायरिया क्या होता है कि बॉडी का वाटर लॉस होता है और बार बार फ्रेश होते हो आप, मतलब कि ये आंत्र संबंधी बीमारी है। अब सामान्य गति की बारंबारता और मल का अत्यधिक पतला हो जाना डायरिया कहलाता है। इसमें भोजन अवशोषण की क्रिया घट जाती है, भोजन अवशोषित नहीं होता, जितना अवशोषित नहीं होता उससे ज़्यादा निकल जाता है। नेक्स्ट कब्ज, मतलब फ्रेश ही नहीं हो पा रहे हो आप, कब्जी रह रही है आप, कब्ज में वृद्धंत्र में मल रुक जाता है और आंत्र की गतिशीलता अनियमित हो जाती है। ये तो मोस्टली सब में है ये कब्ज की शिकायत। अपच, इस स्थिति में भोजन पूरी तरह से नहीं पचता है और पेट भरा भरा महसूस होता है। अपच एंजाइमों के स्राव में कमी होने की वजह से ऐसा होता है। व्यग्रता, खाद्य विषाक्तता मतलब फूड पॉइजनिंग, अधिक भोजन करने व मसालेदार भोजन के कारण ऐसा होता है। अंडर एस्टिमेट मत करना पेट संबंधी बीमारियों को भी। अभी बता रखे हैं कि प्रोटीन की कमी से क्या होता है, प्रोटीन की कमी से मेरास्मस, और एक विटामिन आना चाहिए शायद मेरे ख्याल से, एक क्वाशियोरकर, ये डिजीज़ भी होती है। इसमें क्या होता है कि बच्चों की डाइट में अगर खाने में प्रोटीन की, विटामिन की कमी होती है ना, तो ये बीमारियां हो जाती है शिशु में। हाथ पैर पतले हो जाते हैं और जो धड़ है, जो पेट है, वो फूल जाता है। कुपोषण का शिकार है ये, कुपोषण। तो यहाँ से हो गया ये आपका चैप्टर कंप्लीट। ये दे रखा है सारांश और यहाँ पे है ये क्वेश्चंस जो आप कर लोगे। तो यहाँ पर ये ख़त्म होता है अपना चैप्टर
16। नेक्स्ट हम मिलेंगे चैप्टर 15 के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।